हेलो एवरीबॉडी, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हम इससे पहले मैग्नेटोस्टेट्स में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब हमें रिलेट करना था इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हमने डिस्कस किया था उसके बाद क्या डिस्कस किया था, कॉपी करना है ना मैग्नेटोस्टेट्स में, याद आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करने के बाद हमने डायपोल समझा था और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस करना समझी थी। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा था डायपोल की वजह से। तो चलिए लौटते हैं एक बार। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल समझा था तो याद आ रहा होगा आपको डायपोल कैसे फॉर्म होता था। डायपोल फॉर्म होता था इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में अगर कोई कंडक्टर मटेरियल है, अगर उसके एटम को प्लेस करें फिर तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, करंट फ्लो होने लग जाता है। लेकिन अगर कंडक्टर की जगह ये डाइलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ आ जाता है और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है। ये डायपोल फॉर्मेशन होता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड में एक एटम को रखने पर ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को एटम में रखने पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो ये चार्ज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पर फोर्स जो लग रहा होगा वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस एच के करस्पॉन्डिंग कुछ बी वेक्टर तो होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस की हम बात कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होगी। लेकिन क्या इनकी कोई वेलोसिटी है? ये इस पे अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स इनको बाहर खींच के निकाले। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर निकल पाए। तो फिर क्या होगा? फिर इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता था कि ये बाहर खींच करके निकले मींस करंट फ्लो होने लग जाए, या ऐसा भी नहीं होगा खींच के नहीं निकले इधर उधर डिस्प्लेस हो जाए मींस डायपोल फॉर्मेशन हो जाए। मींस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखने पर, चाहे वो कंडक्टर मटेरियल हो चाहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, उसके एटम्स का पोलराइजेशन नहीं होता है। बल्कि होता क्या था, अब याद आ रहा होगा आपको, मैग्नेटोस्टेट्स के स्टार्ट में इनिशियल लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे इनका रोटेशन होता रहता है अपनी एक्सिस पर, उसकी वजह से एक करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन करंट जिसको हम बोल देते हैं। करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। ये रोटेशन पेयर में, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज होकर कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, भाई इनर ऑर्बिट्स में तो पेयर्ड होंगे, आउटर मोस्ट में अगर अनपेयर्ड होंगे तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता था। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते थे तो ये या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हुए उसी डायरेक्शन में, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हुए उसके एंटी में ओरिएंट हो जाता था। एंटी डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता था। और ऐसा एक एटम के साथ नहीं बल्कि हर एक एटम के साथ होता था। कंक्लूजन मेरा यह है, यहां पर कोई डायपोल फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। इसलिए अगर कोई कहे कि जैसे इलेक्ट्रोस्टेट्स में हमने डायपोल पढ़ा था, ऐसे मैग्नेटोस्टेट्स में डायपोल के बारे में डिस्कशन करने बैठो तो यहां कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं उठने वाला है। हाँ, इसके बाद हमने डायपोल्स डिस्कस करने के बाद फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स। याद आ रहा है? कंडक्टर में कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर हो, कनेक्टेड कंडक्टर हो। डाइलेक्ट्रिक में हमने समझा था पोलराइजेशन हो जाता है। ये उसी चीज का पिक्चर मैंने लिया, थोड़ा सा रिकैप किया। यहां पर अगर हम बात करें तो आप पोलराइजेशन न होके जो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होंगे हर एटम के एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? मैग्नेटाइजेशन। क्या हम इनिशियल लेक्चर में ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं? जो वहां पोलराइजेशन होता था उसी की तरह यहां पर होता है मैग्नेटाइजेशन, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अब यहां पर उस चीज का कॉपी करने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम पोलराइजेशन कितना हो रहा होता है किसी मटेरियल का, ये उसकी ससेप्टेबिलिटी से रिलेट होता है। मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, ये उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से रिलेट होता है। इस इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी से रिलेटेड 1 + xi एप्सिलॉन r होता है, इस 1 + xm से म्यू r होता है। ये xi 0 होगा, या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये xm 0 से कम भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, याद आ रहा होगा ना, एंटी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होगा, बट ये नेगेटिव बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1 + दैट नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आता है। म्यू आर पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 से कम भी हो सकता है, xim नेगेटिव। ये सारी पिक्चर थी जो पहले हम समझ चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर वो सब डिस्कशन करने से अब कोई मतलब ही नहीं, हम पहले कवर कर चुके हैं इस चीज को। तो क्या करना चाहिए अब हमें, इसके आगे बार भर के हमने क्या समझा था इलेक्ट्रोस्टेट्स में, हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स में फिर ये समझा था जब हमने मटेरियल को अलग अलग समझ लिया है तो एक साथ दो मटेरियल आसपास में आ जाएं, दोनों की इंटरफेस बने, बाउंड्री बने, उस पर फील्ड कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था जिनको हम बोलते थे बाउंड्री कंडीशंस। क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसा होगा कि एक मटेरियल के साथ दूसरा मटेरियल चिपकते हुए आ जाए तो बीच में जो इंटरफेस बन रही होगी उस इंटरफेस पर कुछ कंडीशंस को ये फॉलो करेगा, अगर फॉलो करेगा तो उन स्पेशल कंडीशंस को हम बाउंड्री कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। चलिए, तो यहां पर अब हमें डिस्कस करना है बाउंड्री कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बाकी सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, बाकी सब कोई कॉपी करने वाली बात नहीं थी, एक बार हमने रिमाइंड कर लिया। तो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। देखते हैं, चलिए। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशंस ये दो बनकर के आई थी। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ साइड में सेम होती है, मींस कंटिन्यूअस फंक्शन बनता है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटीज का डिफरेंस सरफेस पर चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। आपको याद आ रहा होगा हमने कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस की क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज ऑलवेज जीरो, डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज गाउस लॉ, और ये हमने वी ए बी प्लस वी बी इक्वल टू जीरो से बनाया था, जिससे सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आई थी, इससे फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आई थी, याद आ रहा होगा, और इससे ये दोनों कंडीशंस बन के आई थी। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कंडीशंस फाइंड करने बैठे तो फिर क्लोज लाइन इंटीग्रल एच का आपको याद आ रहा होगा एच डॉट डी एल इक्वल टू कुछ होता है। एच जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता था, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या होता था, याद आ रहा होगा आपको? अच्छा, याद आया तो बताएगा मुझे क्या आता था। एच डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच क्या होता था, एम्पियर्स लॉ, याद आ रहा है? सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लाइन इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज्ड विद इन दैट लाइन, ये होता था इक्वल टू आई एनक्लोज्ड। और B डॉट डी एस ये गाउस लॉ ही है एक तरीके से, नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम ए वॉल्यूम की सारी सरफेस से इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। हमने समझा था मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जितना पॉजिटिव पोल उतना नेगेटिव पोल, तो टोटल एनक्लोज चार्ज हमेशा जीरो होगा। अगर आप कंडीशंस को देखें, क्लोज सरफेस इंटीग्रल नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू जीरो है, क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो, यहाँ क्लोज लाइन इंटीग्रल नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट हैं? अगर कंडीशंस अपोजिट हैं तो यहां से ऐसा फीलिंग आने लगा है, ऐसी इंट्यूशंस आने लगी हैं कि ये रिजल्टिंग कंडीशंस भी उल्टी हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। अगर रिजल्टिंग कंडीशंस में आप ध्यान दें तो ये इक्वल टू जीरो में दोनों सेम हो गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट, बट डी के नॉर्मल कंपोनेंट्स का डिफरेंस, अच्छा ये इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड होता था तो चार्ज की डेंसिटी आई थी। अगर कंडीशंस अपोजिट होनी जानी चाहिए तो मेरी इंट्यूशन ऐसे बन के आ रही है कि एच जो है इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो लाइन इंटीग्रल उससे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स आएंगे, एच जो है इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का डिफरेंस जो होना चाहिए, जब ये चार्ज एनक्लोज के इक्वल था तो चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ करंट एनक्लोज के इक्वल है तो चार्ज डेंसिटी थोड़ी आएगी, रो एस थोड़ी आएगा, फिर करंट डेंसिटी आएगी, करंट डेंसिटी ये होता है। अभी तक जो आ रहा है हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज आए, मेरी इंट्यूशन से सही साबित हो सकता है मेरी बिल्कुल गलत हो जाए, मेरे को नहीं पता, अभी हमें कैलकुलेशंस करनी है। और यहाँ से फिर हमें समझ में आता है कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी, ये जीरो जैसे होता था वैसे अब यहाँ पे आएगा क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B1n और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B2n दोनों साइड के नॉर्मल कंपोनेंट, भाई यहाँ से सरफेस से नॉर्मल कंपोनेंट्स आते हैं और वो दोनों सेम होंगे जैसे इक्वल टू जीरो में थे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मेरी फीलिंग्स जो है, मेरी इंट्यूशंस, मेरी सिक्स सेंस जो फील हो आ रहा है मुझे, आगे सही साबित होता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं। आप में से भी, आप लोगों को भी शायद ऐसा फील हुआ होगा। अब हम चेक करते हैं हम सही नहीं साबित होते हैं, गलत साबित होता है। चलिए देखते हैं। समझने के लिए अगर मुझे ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो एक क्लोज लाइन चाहिए, मुझे एक क्लोज सरफेस चाहिए, तो मैं साथ साथ में एक क्लोज लाइन कंसीडर कर ले रहा हूँ। पहले भी किया ये ना ये काम, तो हमने ये ABCD क्लोज्ड लाइन कंसीडर कर ले रहा हूं मैं, और साथ साथ में एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करने के लिए एक सिलेंडर कंसीडर कर ले रहा हूं। ये सिलेंडर कुछ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, जो लाइन है इसकी इस साइड में जो लेंथ है वो L है, हाइट जो है वो h है। ऐसे इस सिलेंडर का हाइट जो है h है। क्योंकि हम कंडीशंस फाइंड करने जा रहे हैं, पहले भी बात कर चुके हैं बाउंड्री पर, इसलिए बाउंड्री से ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाना है हमें, इसलिए h जो है जो कि ऊपर नीचे गया है वो टेंस टू जीरो है। कंडीशन ये है h बहुत कम है, टेंस टू जीरो है।
चलिए, फर्स्ट मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मान ले रहा हूं मैं। इस H का इस इंटरफेस के टेंजेंशियल पार्ट कंपोनेंट हो जाएगा H1T और इसके नॉर्मल पार्ट कंपोनेंट हो जाएगा H1N। ये तो रही यहां की बात। सेकंड मीडियम में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हो सकता है फर्स्ट मीडियम की सेम डायरेक्शन में हो सकता है मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा, हो सकता है मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो सकता है डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। अभी हमें कुछ नॉलेज नहीं है, मैं तुक्के से ये मान ले रहा हूं कि सेकंड वाले मीडियम में डायरेक्शन चेंज हो गई है और मैग्नीट्यूड पर भी फर्क आ गया, मैग्नीट्यूड कम हो गया है। गलत भी हो सकता हूं मैं, अभी तो मैं ऐसे ही मान ले रहा हूं। अगर मैंने ये H2 कंसीडर किया सेकंड मीडियम में, अगर ऐसा हो रहा है तो H का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, ये H2T हो जाएगा, ये H2N हो जाएगा। हो सकता है H2T H1T के इक्वल होना चाहिए, पता नहीं कंडीशंस, इनको अभी सही मत मान लेना। हो सकता है H1T H2T इक्वल हो तो मैंने गलत माना है, इक्वल है तो मुझे यहां तक जाना चाहिए। हो सकता है H2N H1N से छोटा के बजाय ज्यादा हो जाए तो मुझे ऐसे, ये इसके इक्वल हो ऐसे हो तो ऐसे जाना चाहिए था। तो अपने आप जो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो करेक्ट हो जाऊंगा, कंडीशंस आगे कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइंड करूंगा तो मैं करेक्ट कर लूंगा इस चीज को। चलिए, हम अब सबसे पहले H.dl इक्वल टू आई एनक्लोज्ड अप्लाई करने वाले हैं। यहां से जो रिजल्ट आने वाला है उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम लास्ट में जाकर के, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा क्वेश्चंस, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे इसके। चलिए, H.dl क्लोज लाइन इंटीग्रल ए बी बी सी सी डी डी ए, ये पहले बहुत कर चुके हैं हम, 2 बार ऐसा कर चुके हैं, तो मैं सीधे सीधे अब करूंगा ए बी वाले सेगमेंट के लिए। H1 का H1T सेम डायरेक्शन में, H1N परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वाला 0 हो जाएगा, इसलिए केवल H1T आएगा ए बी के साथ। तो H1T बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे ए से लेके बी तक का डीएल लेंथ का, तो टोटल लेंथ एल आ जाएगा। फिनिश यहां तक का काम, ठीक है। नेक्स्ट BC वाले पार्ट के नीचे वाले पार्ट के लिए देखेंगे तो नीचे H1 आएगा, H1 का H1N सेम डायरेक्शन में, H1T परपेंडिकुलर वाला डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, H1N में cos ऑफ 0 होकर के रिजल्ट वैल्यू आएगी। बट H1N कितनी लेंथ के लिए आएगा, पूरे H के लिए नहीं आएगा, नीचे वाले पार्ट के लिए आएगा, H/2 के लिए आएगा। ऊपर वाले पार्ट के लिए फिर H2 आएगा, H2 का H2T आएगा या H2N आएगा, H2T तो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट में cos ऑफ 90 होकर 0 हो जाएगा, H2N आएगा, H2N आएगा और कितनी लेंथ के लिए आएगा, हाफ ऑफ H के लिए ये आ जाएगा ऊपर। ए बी खत्म, बी सी खत्म। सी डी के लिए बात करें, सी डी के लिए लाइन की डायरेक्शन अगर हम देखें तो यह H2 आएगा, ऊपर है क्योंकि सी डी, H2T और लाइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, cos ऑफ 180 होकर नेगेटिव आएगा, H2T और टोटल लेंथ L आएगा। H2N और लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए H2N आएगा ही नहीं, H2T इंटू L विद नेगेटिव, क्या है समझ में आया होगा। नेक्स्ट DA के ऊपर वाले पार्ट के लिए देखेंगे तो H2 आएगा, H2 में H2T और H2T ऐसे है, लेंथ ऐसे है, डॉट प्रोडक्ट में cos 90 खत्म, H2N ऐसे है और लेंथ ऐसे है, डॉट प्रोडक्ट में cos 180 मींस नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा क्या, H2N और लेंथ है इसकी H/2। इंटीग्रल कर होंगे तो टोटल लेंथ बनते ही चल जाओगे ना। नीचे वाले पार्ट के लिए देखेंगे तो H1N आ जाएगा, लेंथ वही है H/2 माइनस ऑफ H1N H/2 और इक्वल टू में क्या है, करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज्ड अभी हम देखेंगे क्या करना है इसका भी। यहां पर देखिए कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, रह क्या गया, अब रह गया H1T ऑफ L माइनस H2T ऑफ L मींस H1T माइनस H2T टोटल मल्टीपल ऑफ L इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड। अब करंट एनक्लोज्ड को पकड़ लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा एक बार। यहां पर जो ये लाइन क्लोज हो रही है, इस लाइन, आपको याद आ रहा होगा एम्पेयर सर्किटल लॉ ही तो अप्लाई किया हमने। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये बोलता था जिस लाइन के लिए आप क्लोज लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं उस लाइन के अंदर अंदर से कितना करंट फ्लो रहा है। अगर लाइन ऐसे ऐसे क्लोज हो रही है तो आपने राइट हैंड को उठा के ऐसे ऐसे क्लोज करिए, अगर थंब की डायरेक्शन में जो करंट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव और अगर उल्टी डायरेक्शन में होगा तो दैट करंट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। ध्यान से देखना, अगर ये लाइन मैंने कंसीडर किया इस तरीके से, अगर इस लाइन की डायरेक्शन में मैंने ऐसे लिया ना ए बी सी डी इस तरीके से, इस लाइन की डायरेक्शन में अगर हम अपने हैंड को क्लोज करें तो इस डायरेक्शन में जो भी करंट आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, लेकिन इस डायरेक्शन में जो करंट आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। अब आपको दिख गया होगा मुझे कौन से पार्ट को लेकर चलना है, कौन से हिस्से को लेकर चलना है जिसमें एनक्लोज करंट की बात कर रहा हूं, मुझे ये हिस्सा लेकर के चलना है। इसमें एक हिस्सा है ऊपर वाले मटेरियल में, एक हिस्सा है नीचे वाले मटेरियल में और दोनों के बीच में बाउंड्री।
जो ऊपर वाले मेटेरियल में हिस्सा है वो कितनी ऊपर तक जा रहा है, टेंस टू जीरो। जब h ही जीरो है तो h/2 भी जीरो होगा, नीचे वाला भी जीरो होगा। ये शो करने के लिए मैंने ऐसा शो कर दिया है, बट एक्चुअल में ऐसा होगा कि मान लो ये है वो सरफेस, तो इस सरफेस के ऊपर या नीचे बिल्कुल यहीं से यहीं तक ऐसे जाना है, ऊपर है ही नहीं, एक तरीके से नीचे है ही नहीं। अब इस सरफेस पर अगर कोई करंट फ्लो हो रहा होगा और वो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो रहा होगा तो वह हमारे एनक्लोज्ड करंट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन सरफेस पे करंट अगर इधर फ्लो हो रहा होगा तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, हमारे क्लोज लूप के हिसाब से इधर आने के बजाय अंदर जा रहा है करंट, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। और सरफेस पर करंट अगर इधर फ्लो हो रहा होगा तो हमारे क्लोज लूप में तो एनक्लोज नहीं होगा। क्लोज लूप ऐसे है, एनक्लोज कब मानेंगे, जब इस लूप के आर पार हो जाए, या तो इधर पार हो तो पॉजिटिव, इधर पार हो तो नेगेटिव। लेकिन करंट इधर फ्लो होता चला जाए तो कंसीडर ही नहीं होगा, जीरो ही माना जाएगा। करंट ना फ्लो रहा होगा सरफेस पर तो भी जीरो होगा। मतलब अगर सरफेस करंट फ्री हुई तब इसके अंदर एनक्लोज्ड करंट जीरो होगा। सरफेस करंट फ्लो होते हुई तो आपको डायरेक्शन पर ध्यान देना है, इधर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, इधर डायरेक्शन है तो नेगेटिव, इधर डायरेक्शन है तो जीरो। अब मैं एक क्वेश्चन कह दूं, अगर इधर डायरेक्शन में, समझिएगा अब इस चीज को समझने के लिए, ये मेरी 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां 1-1 एम्पियर को शो कर रही है। मान लो करंट को आप ऐसे शो कर देते हो ना, ये 1-1 एम्पियर, ये 4 एम्पियर करंट है। आपने जो क्लोज लाइन कंसीडर किया वो यहां से लेके यहां तक की लेंथ, तो सरफेस तो और भी आगे पीछे जा रहा है, आपने क्लोज शुरू से लेके लास्ट तक ये मानिए। इसमें से 4 एम्पियर करंट ये आ रहा है फ्लो के, या 4 एम्पियर। अगर करंट ऐसे फ्लो रहा होगा 4 एम्पियर, करंट ऐसे फ्लो रहा होगा तो -4 एम्पियर बोलोगे आप आई एनक्लोज्ड को। समझ में आई होगी बातें। करंट अगर यही उतना ही वैल्यू का करंट है, देखिए डायरेक्शन चेंज करके मैं ऐसे ले गया अगर, तो ये जो 1 एम्पियर है तो बाहर निकल गया, मेरी इसमें एनक्लोज नहीं हुआ ना। मेरे जो क्लोज लाइन थी जिसमें एनक्लोज हो रहा होगा वो 3 एम्पियर हो रहा होगा, ये 3 एम्पियर दिख रहा है, ये 1 एम्पियर बाहर निकल गया, ये मेरे एनक्लोज में नहीं है। जो करंट ऐसे आते हुए यहां से जा रहा होगा उसको थोड़ी एनक्लोज मानेंगे, एनक्लोज तो ये वाला ही माना जाएगा ना, ये 3 एम्पियर होगा। अगर ये एंगल थोड़ा और बढ़ गया तो ये 2 एम्पियर ही रह जाएगा, अगर एंगल और बढ़ गया तो 1 एम्पियर रह जाएगा, और अगर एंगल बढ़ गया तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था करंट अगर सारा ऐसे फ्लो रहा है तो 0 एम्पियर हो रहा होगा। समझ में आती है बात। ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अब मैं आगे की रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बाय डिफॉल्ट ऐसा मान ले रहा हूं कि करंट इधर फ्लो रहा है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। बाकी केस और क्या क्या हो सकते हैं उनको अपने माइंड में रखिएगा, थोड़ी देर बाद हम अलग अलग चाहे जैसे केस हो जाए उनको समझने के लिए डिस्कशन देखेंगे। अभी मान के चलिएगा करंट इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, आप बोलोगे 4 एम्पियर बोलोगे। अच्छा, मैं अगर इस लेंथ को थोड़ा कम कर दूं तो फिर 4 एम्पियर के 3 एम्पियर बोलोगे। मैं इस लेंथ को थोड़ा बढ़ा दूं तो और भी इधर भी करंट फ्लो हो रहा होगा, भाई पूरे सरफेस में फ्लो हो रहा है करंट, तो 4 एम्पियर में कुछ और बढ़ करके आ जाएगा। अब मुझे टोटल करंट कितना आ रहा होगा ये देखना है, तो समझिएगा आप इसको समझने के लिए आप ऐसे मान के चलिएगा, ये मेरा सरफेस था, इस सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा है, ये रहा करंट, ये रहा करंट, ये मैंने करंट शो कर दिया, दिख रहा होगा ये करंट है ये। अच्छा, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरी लाइन, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है। इस 1 मीटर में सरफेस पर जो करंट टोटल फ्लो हो रहा है, ये वाला करंट कितना आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, वही होगा ना 1 सेकंड में कितना चार्ज पार हो रहा है, वो 1 मीटर में मान लो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आप बोलोगे करंट फ्लो सरफेस पर है पर यूनिट मीटर। 1 मीटर में जितना फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ कर दो तो आपका टोटल करंट एनक्लोज्ड आ जाएगा। 1 मीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको आप बोलोगे करंट पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर है ना, करंट पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब एम्पियर पर मीटर, उसको करंट डेंसिटी बोल देना है, के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप बोलोगे थोड़ी देर पहले तक आगे तक तो आप करंट डेंसिटी जे लेके चलते थे, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जे लेके चलते थे, डायरेक्शन तो जे वेक्टर के साथ आप बोलोगे। क्यों लेके चलता था मैं जे, वो जे होता था अगर करंट फ्लो हो रही है किसी वॉल्यूम में, मान लो इस वॉल्यूम में करंट फ्लो क्या आ रही है तो इसके यूनिट सरफेस एरिया से कितना करंट फ्लो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब मैं वॉल्यूम करंट नहीं बल्कि सरफेस पर करंट की बात कर रहा हूं, तो सरफेस के यूनिट लेंथ, ये पूरा सरफेस में इधर फ्लो क्या रहा है तो करंट फ्लोइंग का इस पूरी लेंथ के बजाय 1 मीटर में से कितना करंट निकल रहा है उसको 1 मीटर स्क्वायर में से नहीं बल्कि 1 मीटर में से कितना करंट निकल रहा है वो बोलेंगे, इसको हम सरफेस करंट डेंसिटी बोलेंगे। हालांकि सिंबल तो आपकी मर्जी बात है, जे बोलो, के बोलो, पी बोलो, राम बोलो, घनश्याम बोलो। अभी यहां पर हम जनरल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे भी आप बोल सकते हो, बस ध्यान ये रखना है ये सरफेस करंट डेंसिटी है, जो भी यहां पर करंट डेंसिटी होगी वो एम्पियर पर मीटर में होगी,
पर यूनिट लेंथ में कितना करंट फ्लो रहा है ये होगी। ठीक है, ये यूनिट लेंथ में करंट था, मान लो यूनिट लेंथ ये है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, बट ये टोटल लेंथ कितनी है L, तो आप टोटल एनक्लोज करंट K × L बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। ये समझ में आना जरूरी है बस। यहां पर बाकी सब चीजें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी आपको समझ में आए होंगे, तभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। पुराने लेक्चर समझने के बाद ही आगे बढ़ना है भैया। में पुराना लेक्चर बाउंड्री कंडीशंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो समझा था हमने वही कॉपी कर रहे हैं, बस एक्स्ट्रा ये करंट एनक्लोज्ड को कैसे समझा है ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया हो तो देखिए एल एल कैंसिल आउट हो गए, यहां से आप कह दोगे H1T माइनस H2T इक्वल टू K। अब आप बोलोगे मुझे इंट्यूशंस जो आ रहे थे वो ऐसे थे H1T माइनस H2T इक्वल टू J, क्योंकि करंट से रिलेटेड करंट डेंसिटी होगी, जैसे चार्ज से रिलेटेड चार्ज डेंसिटी, इसलिए मैंने J बोल दिया। और अभी तक मुझे इतना ध्यान नहीं था कि ये करंट डेंसिटी पर यूनिट सरफेस करंट डेंसिटी लेनी है, इसलिए पर यूनिट लेंथ लेनी होगी पर यूनिट एरिया की बजाय, इसलिए J बोलते रहा था। फिर भी अगर कोई बोले तो ये बोलेगा ना के यहाँ सरफेस करंट डेंसिटी, अगर कोई J भी बोले तो J भी यहाँ सरफेस करंट डेंसिटी है। यहाँ पर जो ये J होगा ये एम्पियर पर मीटर ही होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। जो अभी तक करंट डेंसिटी J लेके चलते थे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वो नहीं होगा बल्कि एम्पियर पर मीटर ही होगा। मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए हमारा H1T माइनस H2T इक्वल टू K ये बन के आ गया। ये है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन पर आगे बढ़ेंगे हम इसको यूज में लेके, बट उस पे आगे बढ़ने से पहले अब चलिएगा आप माइंड में रखेंगे, आप माइंड में ही रख रहे हैं करंट ऐसा फ्लो में डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। लेकिन करंट अगर ऐसे फ्लो हो गया, करंट अगर ऐसे फ्लो रहा है, ध्यान से देखिए, करंट अगर ऐसे फ्लो रहा है तो सरफेस के यूनिट लेंथ में से कितना करंट फ्लो रहा है उसको आप K बोल रहे हो। K मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ कर देते हो तो गलत बात हो जाती है। देखिएगा सरफेस के यूनिट लेंथ में से मान लो 2 एम्पियर आ रहा है, ये टोटल 4 मीटर था तो 2 × 4 करके 8 एम्पियर करंट फ्लो रहा है बोला। अब भी वही करंट है, डायरेक्शन चेंज हो गई, पर यूनिट लेंथ में से 2 एम्पियर आ रहा है, लेकिन टोटल 8 हो गया, कम पड़ जाएगा। अभी मैं बोल रहा था कम पड़ जाता था ना जैसे जैसे ऐसा हो रहा था, तो हमें डायरेक्शन के हिसाब से भी बात करनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सरफेस पर करंट डेंसिटी जो दी जाएगी हमें वो डायरेक्शन के हिसाब से दी जाएगी। वेक्टर देके बोलेगा, के अमाउंट नहीं बोलेगा कि इतना एम्पियर पर मीटर है, बल्कि बोलेगा 5J कैप प्लस 2I कैप, ऐसे करके वेक्टर दे देगा, डायरेक्शंस के साथ दे देगा। ठीक है, तो हमें वेक्टर की फॉर्म में जो ये रिजल्ट है वो वेक्टर की फॉर्म में निकाल लेना चाहिए, जिससे कि चाहे जिस डायरेक्शन के लिए दे जाए हम उसको यूज में ले सके। चलिए तो अब रिजल्ट यही है, बाउंड्री कंडीशन ये है, इसको वेक्टर की फॉर्म में हम समझ लेते हैं। तो अब हमें इसको जनरलाइज करना है कि हम फ्री हो जाएं फिर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन के साथ सरफेस पर करंट डेंसिटी देकर के, बट सरफेस पर करंट डेंसिटी दिया जाएगा तो ये बात समझ में आ गई होगी, करंट सरफेस पर जब फ्लो रहा होगा तो सरफेस की यूनिट लेंथ में से कितना फ्लो रहा है ये बता के दिया जाएगा आपको, मींस एम्पियर पर मीटर में दिया जाएगा। सरफेस पर कोई एरिया नहीं बनता कि पर यूनिट एरिया में से कितना करंट आ रहा है ये बोले एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करना बोल के एम्पियर पर मीटर में दिया जाएगा। तो चलो इसको वेक्टर की फॉर्म में आप समझते हैं कैसे बनेगा। ये वेक्टर की फॉर्म में सेम ये कंडीशन है, ये इस फॉर्म में लिखी जाती है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे याद रखें, हम कैसे बता दिया हमने, कैसे समझें इसको? समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको समझा पाया, मैं जस्टिफाई कर पाया, फिर तो याद रख लोगे आप। चलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं H1 वेक्टर लिख दिया मैंने H1T की बजाय। पहली बात है H1T पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई वेक्टर नहीं थी। क्यों नहीं थी? आप बोलोगे डायरेक्शन तो होती थी, मैग्नेट ये डायरेक्शन होती तो थी। आपको याद आ रहा होगा हम डॉट प्रोडक्ट करते टाइम पे तो मैग्नीट्यूड से लेके चलते हैं ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इसलिए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था, फिर भी मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। चलिए कोई बात नहीं। इसके बारे में अगर देखें हम तो यहाँ पे मैं वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस के को मैं कौन सी डायरेक्शन में लेके समझाया मैंने आपको, इस डायरेक्शन में। के अभी हाल फिलहाल के की डायरेक्शन लिखी नहीं है मैंने, लेकिन कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, इस डायरेक्शन में। H1T की डायरेक्शन लिखी नहीं है मैंने, लेकिन कोई पूछे तो आपको समझ में आ रहा है कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। H2T की डायरेक्शन मैंने लिखी नहीं है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है H2T की, ये डायरेक्शन। H1T और H2T की डायरेक्शन ये और K की डायरेक्शन ये है। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये ही बन गया अगर, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिएगा H1 वेक्टर को आप ब्रेक कर सकते हो, H1 चाहे कैसा भी हो, H1T प्लस H1N। चलिए मैं ब्रेक कर देता हूं इसको, H1T प्लस H1N बोल सकते हैं ना, H1T प्लस H1N का एडिशन ही तो H1 वेक्टर बनेगा। ऐसे H2 को ब्रेक कर दिया मैंने, H2T प्लस के बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस H2N।
क्रॉस AN12 कैप। अब क्वेश्चन राइज होता है ये AN12 कैप क्या है, ये तो बाकी समझ में आ गया। मैं यहां पर ये जो मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं वहां AN12 कैप जो है AN12 कैप, कैप है इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, एन का मतलब है यहां पे नॉर्मल, किसके नॉर्मल, टू बाउंड्री, बाउंड्री के नॉर्मल या इंटरफेस जो बन रहा है दोनों के उसके नॉर्मल होगा। अच्छा ये रही बाउंड्री, इसके नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ जाऊं तो नॉर्मल है, इससे नीचे जाऊं तो भी ये नॉर्मल है बाउंड्री के। तो यहां पे 1 2 का मतलब होगा 1 से 2 की डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द बाउंड्री फ्रॉम 1 मीडियम 1 टू मीडियम 2, 1 मीडियम से लेके 2 मीडियम की डायरेक्शन में नॉर्मल टू द इंटरफेस जो यूनिट वेक्टर है दैट इज AN12 कैप। H1 के H1T और H1N का डायरेक्शन समझ में आता है हमें, H2 के H2T और H2N का डायरेक्शन समझ में आता है हमें, AN12 का डायरेक्शन क्या होता है समझ के रख लो अब इसको। और K वेक्टर का डायरेक्शन में ये लिया था, K वेक्टर का डायरेक्शन तो हम लेकर के चल ही रहे थे, ये मैं इसी को सेटिस्फाई करने का ट्राई कर रहा हूं। अगर ये सेटिस्फाई हो गया मेरे इस जनरल फॉर्म में तो सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, H1T और AN12 दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करें, H1T का डायरेक्शन ये है, AN12 का डायरेक्शन ये है, दोनों परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते तब तो जीरो बनेगा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड मींस H1T, इसका मैग्नीट्यूड मींस, भाई मैं सबके साथ क्रॉस कर रहा हूं अलग अलग, इसका मैग्नीट्यूड मींस 1, और दोनों के बीच का क्या आता था साइन ऑफ 90, साइन 90 क्या होता है 1, इसलिए मैग्नीट्यूड इसका मल्टीप्लाई में 1, साइन ऑफ 91, और साथ में डायरेक्शन भी तो आती थी ना, A क्रॉस B मींस A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ में डायरेक्शन क्या होती है दोनों के परपेंडिकुलर, H1T और AN12 दोनों के परपेंडिकुलर, H1T एरा AN12 एरा दोनों के परपेंडिकुलर, याद आ रहा है ना, A क्रॉस B की डायरेक्शन, तो H1T क्रॉस AN कैप की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को आप मान लो ये डायरेक्शन है x कैप मान ले, हम जनरल में x y z x जैसे लेके चल रहे थे तो मैं यहाँ पे AX कैप बोल दे रहा हूँ। क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। चलिए अब अगली टर्म को देखते हैं, H1N और AN12 दोनों सेम डायरेक्शन में मींस पैरेलल, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस H2T का मैग्नीट्यूड, AN12 का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90, साइन 90 मींस 1, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन H2T क्रॉस AN12 कैप, वापस बाहर की तरफ, बाहर की डायरेक्शन कौन सी, AX कैप, थोड़ा सा फील आने लगा होगा। H2N और AN12 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, H2N की डायरेक्शन AN2 की डायरेक्शन, AN12 सेम डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जीरो, माइनस था, -0 +0 वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू K वेक्टर को मैं तो फिर वापस ऐसे लिखूंगा, अगर मैं K वेक्टर में जो मैंने ये K वेक्टर लिया ऐसे बाहर की तरफ लिया ना, अगर बाहर की तरफ लिया है तो यहां पर जो लिखा हुआ होता K का मैग्नीट्यूड था। अब मैं जब वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं तो डायरेक्शन भी लिख दूं इसकी, मैंने जो डायरेक्शन ली थी वो कौन सी डायरेक्शन के लिए सेटिस्फाई की थी, इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन बोले तो बाहर की तरफ मतलब AX कैप। अगर आप इसको कहो तो बोल सकते हो H1T माइनस H2T दोनों के दोनों AX डायरेक्शन में इक्वल टू K ऑफ AX कैप। बन गया कि नहीं बन गया, यही तो बन गया, AX हटाओ, यही तो बना है। अब जब मैंने इस वेक्टर फॉर्म को इसके लिए सेटिस्फाई कर दिया जिसमें मैं के इस डायरेक्शन में लेके चला था, तो इसका मतलब ये हर एक के लिए सेटिस्फाई होगा। इसलिए क्वेश्चंस करते टाइम पे बाउंड्री कंडीशन आपके माइंड में रहनी चाहिए ये। हालांकि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन से याद है ना, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए अगर कोई ये बोले बाउंड्री कंडीशन एक तो ही होती है, दूसरी क्या होती है हम समझेंगे, तो भी सही है, और उसके बजाय जनरलाइज्ड वेक्टर फॉर्म में बोले तो ऐसे बोलेंगे हम। याद आपको रखना है AN12 कैप मींस 1 से 2 की डायरेक्शन में। कभी कभी कहीं पर इसी को H2 माइनस H1 कर देगा, तो आप भी जब उसने पलट दिया तो आप भी अपने आप को पलट लेना, उसने H2 माइनस H1 कर दिया तो AN21 कर कैप कर देना, बाकी सब चीजें फिक्स रहेंगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन बन के आ गया, हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया और हमारी इंट्यूशन सही निकली कि ये इक्वल टू 0 नहीं बल्कि इक्वल टू करंट डेंसिटी होना चाहिए था। हाँ, उस करंट डेंसिटी को हम पर एम्पियर में लेके, एम्पियर पर मीटर में लेके चल रहे हैं, इसलिए सरफेस करंट डेंसिटी के की फॉर्म में लिख रहे हैं। आगे क्वेश्चंस में आपको यही के वेक्टर की बजाय जे वेक्टर भी दे दिया हो सकता है, राम वेक्टर भी दे सकता है, श्याम वेक्टर करके बोल दे, नाम से मतलब नहीं है, मतलब सिंबल से मतलब नहीं है क्या चीज, वो सरफेस करंट डेंसिटी है, इसलिए एम्पियर पर मीटर में दिया जाएगा जो भी ये वेक्टर दिया जाएगा। बात क्लियर है यहां तक?
अगले पार्ट के लिए, इस कंडीशन के लिए इसको देखते हैं, ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी बाद में बात समझ में आएगी। हम B.ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू 0 होता है, उसको अप्लाई करने के लिए ये क्लोज सरफेस लेकर के चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है आगे। चलिए हम अप्लाई कर रहे हैं अब B.ds क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल 0। क्लोज सरफेस हमारे पास 3 सरफेसेस है, टॉप वाला सिलेंडर, बॉटम वाला सिलेंडर और ये सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हम इसके टॉप वाले, अब मैं ब्रेक नहीं कर रहा, बहुत कर चुके हैं हमें, तो टॉप वाले सरफेस की बात करेंगे तो ऊपर वाला मीडियम मींस, अच्छा आप इस H के करस्पॉन्डिंग B होगा, B2 इक्वल टू μ2 F H2 वेक्टर, μ2 कुछ है इसका जो भी है, आप समझ सकते हैं ना, H2 के तरह यहाँ पर B2 होगा कुछ, उस B2 के B2T B2N होंगे, H1 की डायरेक्शन में ही B1 होगा, उसके B1T B1N होंगे, तो बैक ऑफ द माइंड इनको B ही मान लीजिए, फ्लक्स डेंसिटी कंसीडर कर लीजिए। टॉप वाले सरफेस की डायरेक्शन देखेंगे तो सर्कल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ। टॉप वाले सरफेस में देखोगे तो B2T और B2N में से B2T का डायरेक्शन सरफेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं आएगा। B2N का डायरेक्शन और सरफेस का डायरेक्शन सेम, इसलिए B2N आ जाएगा। B2N और इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया, सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया A आ जाएगा। बॉटम में देखेंगे अगर तो B1N और सरफेस, ये B1N और ये सरफेस परपेंडिकुलर है, अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 मीन्स माइनस आ जाएगा। B1T और सरफेस परपेंडिकुलर है, 0 आएगा, इसलिए केवल B1N और टोटल इंटीग्रल करोगे सरफेस एरिया A आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। B2N माइनस B1N इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स B2N इक्वल टू B1N आ गया है। मतलब हमारी इंट्यूशंस बिल्कुल सही निकली, B1N इक्वल टू B2N। और ये इंट्यूशंस कहाँ से आई हमें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस जो फाइंड की थी, वो जिन कंडीशंस को लेके फाइंड की थी, ये बिल्कुल जो उसके अपोजिट है, इसलिए कंडीशंस भी बिल्कुल अपोजिट आ गई। तो अब सारा जो ये सब डिस्कशन किया हमने, ये तो हम जो सोच रहे थे उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए सारा डिस्कशन किया हमने। कंक्लूजन फाइनल ये है, हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बाउंड्री कंडीशंस का रिवीजन भी हो गया इस लेक्चर में, और अगर वो रिवीजन हो गया तो इनको भी याद रखना सीख गए हम, कैसे याद रखना है हमें, समझ में आ रहा है, जेरोक्स कैसे करते चल रहे हैं हम, ठीक है। ये हमें याद है, अब ये हमें याद है, फर्क बस इतना सा है, क्योंकि वहां पे इक्वल टू चार्ज एनक्लोज था, इसलिए सरफेस पर चार्ज डेंसिटी के इक्वल आया। उल्टी कंडीशन है यहाँ पर, उल्टी कंडीशन यहाँ पे चार्ज एनक्लोज करंट एनक्लोज है, इसलिए करंट डेंसिटी आया। फर्क बस इतना सा, ये सरफेस पर करंट डेंसिटी है, इसलिए जे लिखे चाहे, फिर भी याद रखना है ये एम्पियर पर मीटर में है। क्लियर है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इससे रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में बने थे, बाउंड्री के एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर दिया जाएगा, आप उसका नॉर्मल कंपोनेंट अलग और टेंजेंशियल कंपोनेंट अलग फाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मल कंपोनेंट से आप B1N भी फाइंड कर लेंगे इसका, और B1N B2N के इक्वल होगा। B2N अगर आ गया तो B के करस्पॉन्डिंग H आ जाएगा, H2N। H2N आ गया सेकंड मीडियम का। H1T फाइंड करना है तो H2T फाइंड करना है तो H2T और H1T में रिलेशनशिप ये होता था, लेकिन सरफेस पर अगर करंट नहीं दिया जाए तो H1T इक्वल टू H2T भी हो जाएगा। सरफेस पर करंट नहीं दिया जाए तो, अगर सरफेस पर करंट नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बोला जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट सरफेस करंट फ्री लेके चलेंगे, H1T इक्वल टू H2T हो जाएगा। फिर आप सीधे से H1T निकाल दोगे, H2T निकाल दोगे, H2T प्लस H2N H2 निकाल दोगे। भाई समझ में आ रही होगी ना बात, प्रोसेस वही है बिल्कुल सारा के सारा। लेकिन अगर सरफेस पर करंट दिया जाएगा और वो वेक्टर दिया जाएगा कुछ, भाई सीधी सी बात है, जब भी दिया जाएगा वेक्टर दिया जाएगा, तो फिर आप, ये तो फॉर्म होती थी, लेकिन हमें याद रखनी होगी फिर वेक्टर फॉर्म, जिससे हम वेक्टर के लिए यूज में ले सकें। क्या बना था सिंपल, H1 वेक्टर माइनस H2 वेक्टर क्रॉस AN12 कैप, AN12 कैप 1 से 2 के डायरेक्शन में, इक्वल टू जो भी आपको सरफेस पर करंट डेंसिटी दी जाए अप्लाई कर लेंगे। एक क्वेश्चन अभी साथ के साथ इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे बाउंड्री कंडीशंस से रिलेटेड, फिर आगे अगले लेक्चर में आगे चीजें देखेंगे। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट 104 क्वेश्चन नंबर हमारी लेक्चर सीरीज का बाउंड्री कंडीशंस के साथ इस क्वेश्चन को हम कवर कर ले रहे हैं, जिससे कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करना सीख जाए हम। क्वेश्चन दे रखा है हमें, घिसा पेटा वही का बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन होगा। एक x इक्वल टू 0 इंटरफेस है, x लेस देन 0 में रीजन 1 है, x ग्रेटर देन 0 में रीजन 2 है, एप्सिलॉन r फर्स्ट मीडियम का 1 है, म्यू r फर्स्ट मीडियम का 1 है, एप्सिलॉन r सेकंड मीडियम का 2 है, म्यू r सेकंड मीडियम का 2 है, ये दोनों 2 है। ऐसा क्वेश्चन रीड करके आप देख लीजिए, ऐसा ही बोला हुआ है।
रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमें गिवन है 3 ऑफ आई कैप प्लस 30 ऑफ जे कैप। यू एक्स कैप बोले आई कैप बोले की बात है, यू वाई कैप या जे कैप बोले की बात है। सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्या होगा ये पूछा हमसे। बाउंड्री कंडीशंस अगर हमें अप्लाई करनी हो H1T और H2T H1N फाइंड करके रख लें। H1T हो जाएगा, अगर ये इंटरफेस है x ग्रेटर देन 0 उधर है तो ये x एक्सिस होगी, x एक्सिस वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल होगा, y या z में जो भी होगा वो टेंजेंशियल हो जाएगा। तो ये टेंजेंशियल हो जाएगा 30 ऑफ जे कैप और नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा 3 ऑफ आई कैप। बाउंड्री कंडीशन से बोलती थी B2n इक्वल टू B1n। यहाँ से h की फॉर्म में कहें तो म्यू एच b इक्वल टू म्यू एच होता है ना, तो μ2 ऑफ H2n इक्वल टू μ1 ऑफ H1n। μ2 में डिवाइड करके बोल दे रहा हूँ, μ1 हो जाएगा μ0 इंटू μr1, μr1 इज 1, μ0 इंटू μr2 इज 1/2 ऑफ H1n। H1n का मतलब हो जाएगा H1n का मैग्नीट्यूड मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये रिजल्ट बन के आएगा 1.5। तो H2 का नॉर्मल कंपोनेंट तो आ जाएगा 1.5, नॉर्मल कंपोनेंट मीन्स x डायरेक्शन में। H2n वेक्टर अगर बोलें तो हो जाएगा 1.5 x डायरेक्शन मीन्स आई कैप। अब रह गया हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल H1T इक्वल टू H2T हो सकता था अगर सरफेस करंट फ्री हो, लेकिन सरफेस पर करंट दे रखा है क्या, रीड करें क्वेश्चन में सरफेस पर करंट ये दे रहा, करंट शीट J इक्वल टू दिस लाइज ऑन द डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पर करंट दे रखा है और ये एम्पियर पर मीटर में ही दे रखा है, सरफेस करंट डेंसिटी है क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हमें बाउंड्री कंडीशन अगर यूज में लेनी है वेक्टर फॉर्म वाली यूज में लेनी है। क्या होती थी, H1 वेक्टर माइनस H2 वेक्टर क्रॉस 1 से सेकेंड मीडियम में जाते हुए नॉर्मल डायरेक्शन, 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाते हुए नॉर्मल टू द इंटरफेस मीन्स AN12 कैप क्या हो जाएगा, AX कैप। अभी मैं जनरल कंडीशन आपको याद दिला दे रहा हूँ, AN12 कैप लिख रहा हूँ इक्वल टू J वेक्टर। H1 वेक्टर तो नोन है हमारे लिए, तो इसमें तो बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो 3i कैप प्लस 30 J कैप। H2 वेक्टर अननोन है हमारे लिए, H2 वेक्टर का टेंजेंशियल और नॉर्मल फाइंड करना है ना, H2 को मैं H2T अलग और H2n अलग कर रहा हूँ, माइनस है तो ये माइनस होके हो जाएगा H2n। या एक बार इसको समझने के लिए ऐसे मान ले रहा हूँ, इस तरीके से करेगा क्वेश्चन को, देखना क्या H2 अननोन है ना, तो H2 वेक्टर मान ले रहा हूँ मैं, H2 का कुछ x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, H2 का कुछ y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, अननोन है, H2 का कुछ z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। हालांकि H2 का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल कंपोनेंट वो फाइंड कर चुके हैं अभी हम, लेकिन फिर भी मैं एक बार अननोन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ H2 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो हो जाएगा HX आई कैप माइनस बाहर है इसलिए HY J कैप माइनस HZ K कैप क्रॉस AN12 कैप आ गया था AX कैप इक्वल टू J वेक्टर। J वेक्टर क्या था, tan AY कैप। चलिए अब यहाँ से अननोन हम फाइंड कर सकते हैं अगर नोन चीजों को उधर भेज दें, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या बनेंगे वो देख लें एक बार। 3AX और AX का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 0, भाई सेम डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ 0 करके 0 हो जाएगा ना। J क्रॉस I करोगे आप तो बनेगा 30 मैग्नीट्यूड 30 मैग्नीट्यूड 1 साइन ऑफ 90 इज 1। J क्रॉस I करोगे तो I J K याद है ना, J क्रॉस I करोगे तो माइनस K आएगा, तो माइनस ऑफ AZ कैप ऐसे लिख दे रहा हूँ K मतलब माइनस AZ कैप। नेक्स्ट I क्रॉस I मीन्स AX क्रॉस AX 0, माइनस तो है ये HY का मैग्नीट्यूड, इसका HY हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 इज 1। J क्रॉस X वही माइनस ऑफ K, तो माइनस माइनस प्लस AZ कैप। नेक्स्ट K क्रॉस I मीन्स J, पॉजिटिव आएगा बाहर नेगेटिव है इसलिए माइनस ऑफ HZ और AY कैप इक्वल टू tan AY कैप। अब जो नॉन फॉर्म्स हैं उनको उधर ट्रांसफर कर दूं तो हो जाएगा HY AZ कैप माइनस HZ AY कैप इक्वल टू tan AY कैप प्लस 30 AZ कैप। कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने का मतलब होगा वेक्टर में जो AY कैप के साथ है वो है माइनस HZ इक्वल टू tan आ रहा है, क्या आ रहा है कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस HZ इक्वल टू 10, तो HZ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। चलिए
ए जेड कैप को कंपेयर करें तो एच वाई इक्वल टू 30, एच वाई इक्वल टू +30। रिजल्टिंग टोटल H2 वेक्टर आप कहोगे तो ए एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था एच एक्स, ए वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एच वाई, और ए जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एच जेड, ये नोन होने चाहिए। ए एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ना, वो हम फाइंड कर ही चुके थे 1.5। ए वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एच वाई होगा, वो एच वाई हम यहाँ पर कंपेयर करके फाइंड कर चुके हैं 30 है, तो 30 ए वाई का। ए जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हमने कंसीडर किया एच जेड, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं -10, तो -10 ए जेड का, ये बन जाएगा H2 वेक्टर। तो इस तरीके से हमें वेक्टर की फॉर्म में जब ये दे रखा हो सरफेस पर करंट डेंसिटी, ये यूज में लेना है। एक साइड का दे रखा होगा, दूसरी साइड को कंसीडर करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखना है, फर्स्ट से सेकंड मीडियम लेके चलना है, और अकॉर्डिंगली कंपेयर करके अननोन जो हम कंसीडर कर रहे हैं फाइंड कर लेना है, H2 वेक्टर आ जाएगा। कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इससे? देखें अगर हम H2 1.5x + 30ay - 10az, ऑप्शन ए ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमने बाउंड्री कंडीशन समझी इस लेक्चर में। बाउंड्री कंडीशंस को कैसे यूज में लेना है, यूटिलाइज कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ये प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस में। और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ अभी मैग्नेटोस्टेट्स की कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में इन सब चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।